हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने oogenesis के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम एग के ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि अंडाणु की संरचना कैसे होती है। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है। जो हमारा एग होता है, अंडाणु होता है, एक छोटी सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, गोलाकार संरचना है, जिसका आकार लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है। इसका आकार कितना है? लगभग 0.1 मिलीमीटर। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ना होकर कहाँ होता है? एक साइड होता है। न्यूक्लियस कहाँ बना है? सेंटर में नहीं है। कहाँ है? एक साइड में है। तो ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। यानी एक्सेंट्रिक मतलब कि वो सेंटर में नहीं है। और न्यूक्लियस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जर्माइनल वेसिकल। तो जो हमारा ओवम है उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता है, वो एक तरफ होता है। और इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं जर्माइनल वेसिकल। इसके अलावा जो ओवम है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एक गैमेट है, फीमेल गैमेट है। तो कैसा होगा? वो हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा। उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है नॉर्मल सेल के मुकाबले हाफ होगी। अब जो इसका जो साइटोप्लाज्म है उसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। जो बाहर वाला भाग है, बाहर वाले भाग को कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। और इसके अंदर पाए जाते हैं, एक्सोप्लाज्म के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। इसके अंदर पाए जाते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। बाहर वाला एक पतला सा जो लेयर है उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर पाए जाते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, इसीलिए इसको हम कॉर्टिकोप्लाज्म भी कहते हैं। जो अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है, जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है, ये बीच वाला सेंटर वाला, इसे हम कहते हैं ooप्लाज्म। इसे कहते हैं हम ooप्लाज्म। तो जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो योक होता है एग के अंदर, न्यूक्लियस होता है, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? ooप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और जो बाहर वाला जो कॉर्टिकल वाला न्यूक्लियस यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा, ये जो बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस एक तरफ स्थित होता है, तो इससे जो एग है उसमें दो साइड बन जाती है। एक वो जो न्यूक्लियस की तरफ है और एक वो जो न्यूक्लियस के अपोजिट साइड है। यानी एक साइड जिसकी तरफ न्यूक्लियस है और एक साइड वो जो न्यूक्लियस के अपोजिट वाली साइड है, विपरीत वाली साइड है। तो न्यूक्लियस की तरफ वाली साइड को हम कहते हैं एनिमल पोल। जिधर न्यूक्लियस है एग में, जिस साइड न्यूक्लियस है उस साइड को कहते हैं हम एनिमल पोल। और इसकी जो अपोजिट साइड है उसे हम कहते हैं वेजिटल। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो स्पर्म हमेशा जो एंटर करता है ओवम के अंदर वो एनिमल पोल की तरफ से करता है, जिससे कि एंट्री के फौरन बाद उसको न्यूक्लियस मिल जाए और न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाए, दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिल जाए और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाए। तो इसीलिए जो एनिमल पोल है उसी की तरफ से हमेशा स्पर्म की एंट्री होती है एग के अंदर। इसके अलावा ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है, इनका क्या फंक्शन है? ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है ये भी फर्टिलाइजेशन के समय एक से अधिक स्पर्म को एग के अंदर जाने से रोकते हैं। तो ये पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। तो इनका फंक्शन होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का कि ये अगर एक स्पर्म अंदर चला गया है तो ये बाकी स्पर्म को एग के अंदर जाने से रोकते हैं। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ओवम का, इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही हैं। तो जो सबसे पहली मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल के ऊपर वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इसे कहा जाता है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन ये जो एग सेल है वो खुद ही करती है। यानी एग सेल एक मेम्ब्रेन का सिक्रीशन करती है। वो मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या उसे हम व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन कहते हैं।
उसके बाद प्लाज्मा, इसके वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाद एक और मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर कोई सेल नहीं होती है, नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है इसे, और इसको कहते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। ये नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, अकोशिकीय है, इसके अंदर कोई कोशिका नहीं होती है और ये जेली जैसी होती है, और इसका सिक्रीशन करती है फॉलिक्यूलर सेल्स। जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो सिक्रीशन करती हैं इस जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन का। अब जो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये कोरोना रेडिएटा फॉलिक्यूलर सेल्स ही होती हैं जो अरेंज रहती हैं और बनाती हैं कोरोना रेडिएटा लेयर। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओवम है इसके ऊपर 3 मेम्ब्रेन है। सबसे अंदर वाली वाइटलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाहर जोना पेल्यूसिडा और सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा। वाइटलाइन मेम्ब्रेन का सिक्रीशन सेल खुद ही करती है, जोना पेल्यूसिडा का सिक्रीशन फॉलिक्यूलर सेल्स करती हैं, और कोरोना रेडिएटा फॉलिक्यूलर सेल्स ही होती हैं। तो इस तरीके से ये 3 लेयर होती हैं हमारे ह्यूमन एग्स के अंदर। ह्यूमन जो एग का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसके अंदर 3 लेयर होती हैं, और इसमें जो योग का अमाउंट है बहुत कम होता है, क्योंकि जो ह्यूमन है उनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है, मदर की बॉडी के अंदर होता है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को? मदर से मिलता है। तो योग की नीड होती नहीं है ह्यूमंस को, तो इसीलिए जो ह्यूमन एग है उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है, और ऐसे एग्स को कहते हैं हम माइक्रोलेसिथल एग्स। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है ओवम का। अब हम टाइप्स ऑफ एग के बारे में पढ़ेंगे कि एग कितने तरह के होते हैं और कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग। तो पहला जो इसका क्लासिफाई करने का जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, कि एग के अंदर कितना योग पाया जाता है, इस आधार पर एग कितने तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। तो इस बेसिस पर एग 3 तरह के होते हैं। पहले माइक्रोलेसिथल, माइक्रो नाम से पता चल रहा है यानी बहुत कम। तो ऐसे एग जिनके अंदर योग का अमाउंट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोलेसिथल एग। और जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके एग माइक्रोलेसिथल होते हैं, उनके अंदर योग का अमाउंट बहुत कम होता है। दूसरा मीजोलेसिथल, जो मीजोलेसिथल एग्स होते हैं उनके अंदर योग का अमाउंट माइक्रोलेसिथल से ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, यानी कि मॉडरेट होता है, मध्यम मात्रा के अंदर पाया जाता है योग इनके अंदर। और इसका एग्जाम्पल है हमारा, इसका एग्जाम्पल था ह्यूमन बीइंग्स, और यहाँ एग्जाम्पल है हमारा फ्रॉग। अब फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि जब एग हैच होता है तो उसमें से टेडपोल निकलता है, लार्वा निकलता है, पूरा फ्रॉग उसके अंदर नहीं बनता है। तो बाकी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? टेडपोल का एग से बाहर होता है। तो उसमें बहुत ज्यादा योग के अमाउंट की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर जो योग का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इतना नहीं होता है कि पूरा फ्रॉग का डेवलपमेंट हो जाए, उससे कुछ कम होता है। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है इसके अंदर, और इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर क्योंकि लार्वा से एग के हैच होने पर लार्वा निकलता है,
फ्रॉग नहीं निकलता है, तो इसीलिए इसमें योग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तीसरा है हमारा मैक्रोलेसिथल। मैक्रोलेसिथल यानी जिनके अंदर योग बहुत अधिक होता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है कि जो एम्ब्रियो है उसका फुल डेवलपमेंट हो जाए, तो ऐसे एग कहलाते हैं मैक्रोलेसिथल है। और इसका एग्जांपल है हमारी बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स भी हैं, तो इनके एग कैसे होते हैं, हमारे मैक्रोलेसिथल होते हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं और मैमल्स होते हैं, उनके एग्स के ऊपर एक शेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शेल। तो जिन एग्स के ऊपर शेल पाई जाती है उन एग्स को कहते हैं हम क्लेडोइक एग्स। क्लेडोइक एग्स ऐसे एग जिनके अंदर योग सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, यानी कि वो मैक्रोलेसिथल होते हैं या पॉलीलेसिथल भी कहते हैं उन्हें, और उनके ऊपर एग शेल पाई जाती है। उन्हें हम एक अलग नाम भी देते हैं, वो नाम है क्लेडोइक एग। तो हमारे बर्ड्स के एग्स और जो रेप्टाइल्स हैं उनके एग्स वो हमारे क्लेडोइक एग्स होते हैं। अब अभी तो हमने जो क्लासिफिकेशन करा है योग के अमाउंट के ऊपर किया है, योग के अमाउंट के आधार पर कि योग कितनी मात्रा में प्रेजेंट है एग के अंदर। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर कि योग किस तरीके से एग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो पहला टाइप है वो है होमोलेसिथल। होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल। ऐसे एग्स जिनके अंदर जो योग पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है उन्हें हम कहते हैं होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग्स। और इसका एग्जांपल हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन, आपने भी स्ट्रक्चर देखा था ओवम का, तो जो ओप्लाज्म था पूरे ओप्लाज्म के अंदर हमारा योग डिस्ट्रीब्यूट था। केवल बाहर वाला जो पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन होता है जिसके अंदर योग नहीं था, बाकी पूरे एग के अंदर जो योग था वो डिस्ट्रीब्यूट था। दूसरी कैटेगरी है हमारी टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल ऐसे एग जिनके अंदर योग एक साइड होता है, यानी पूरे एग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो कहाँ है, वो एक साइड में है, तो ऐसे एग कहलाते हैं टीलोलेसिथल एग। और इसका एग्जांपल है हमारी बर्ड्स। बर्ड्स के जो एग हैं वो कैसे होते हैं, टीलोलेसिथल होते हैं। और थर्ड कैटेगरी है हमारी सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल तो ऐसे एनिमल्स जिनके एग्स में योग सेंटर में होता है, तो ऐसे एग कहलाएंगे सेंट्रोलेसिथल एग। ऐसे एग जिनके अंदर योग कहाँ सिचुएट है, सेंटर के अंदर, तो ऐसे एग कहलाते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। और इसका एग्जांपल है हमारे इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स के एग होते हैं वो सेंट्रोलेसिथल होते हैं, उनमें योग कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो इस तरीके से हमने योग के अमाउंट के बेसिस पर और योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर एग्स के टाइप पढ़े। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं स्पर्म में और ओवम में। हम स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, ओवम का स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कंपैरिजन करेंगे, इनमें डिफरेंस भी देखेंगे और इनके अंदर सिमिलैरिटी भी देखेंगे। तो पहला, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो स्पर्म है वो कैसा होता है, लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है, उसके अंदर फ्लैजिला होता है और उसकी बॉडी को हम 4 पार्ट के अंदर
डिवाइड कर सकते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जबकि जो ओवम होता है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, राउंडेड होता है, गोल स्ट्रक्चर होता है और वो मोटाइल भी नहीं होता है और सिंपल सेल की तरह एक राउंड स्ट्रक्चर होता है और जो स्पर्म और उसके अंदर कोई फ्लैजिला भी नहीं होता है, जबकि स्पर्म के अंदर फ्लैजिला होता है और ओवम को हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी नहीं कर सकते। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो जो स्पर्म है, स्पर्म का न्यूक्लियस बहुत कंडेंस हो जाता है, मतलब बहुत छोटा हो जाता है और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है। केवल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ बेसिक प्रोटीन उसके अंदर रह जाते हैं। बाकी जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सब क्या होता है, उसका कंडेंस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। जबकि जो ओवम है उसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है साइज में, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ओवम का न्यूक्लियस कैसा है, बड़ा है और स्पर्म का न्यूक्लियस कैसा है, छोटे साइज का है। अब टाइप, अब स्पर्म हमने पढ़े थे दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम हो और एक वो जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम हो। एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म को कहते हैं एंड्रोस्पर्म और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म को कहते हैं एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म को कहते हैं गाइनोस्पर्म और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म को कहते हैं एंड्रोस्पर्म। तो स्पर्म कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। जबकि जो ओवम है वो जितने भी ओवम प्रोड्यूस होते हैं पूरे लाइफ टाइम में किसी भी फीमेल के, तो वो सभी एक ही तरह के होते हैं। जबकि जो स्पर्म है वो दो तरह के हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं, एंड्रोस्पर्म और दूसरा गायनोस्पर्म। गायनो वो जिसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स, और एंड्रो वो जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो केवल मिडिल पीस में पाए जाते हैं और उनकी जो शेप कैसी होती है, स्पाइरल होती है। जबकि जो ओवम है उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल पार्ट में है, वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जबकि स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है केवल मिडिल पीस में होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में। अब सेंट्रियोल की बात करते हैं। तो जो स्पर्म है उसके अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल जो कि न्यूक्लियस के जस्ट नीचे था और दूसरा डिस्टल जो जिससे कि फ्लैजिला निकल रहे थे। जो टेल के लिए जो एक्सेल फाइबर्स निकलते हैं वो निकल रहे थे। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो ही जाइगोट के डिवीजन में हेल्प करता है और ओवम के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर कितने सेंट्रियोल है, 2, और इसके अंदर सेंट्रियोल है ही नहीं। ओवम के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते हैं और स्पर्म के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है जो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है वो जाइगोट के डिवीजन में मदद करता है। अब मोटिलिटी की बात करें यानी कि गतिशीलता, तो स्पर्म के अंदर गतिशीलता होती है, वो फीमेल बॉडी के अंदर ओवम को सर्च करता है, ढूंढता है और उसको फर्टिलाइज करता है। और जबकि जो ओवम है उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, उसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो स्पर्म है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सब कंडेंस हो जाता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में होता है और कहाँ होता है, केवल टेल रीजन के में पाया जाता है। जबकि जो ओवम है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है जब डिवीजन होता है तो हमने देखा था जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कहाँ जाता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर ही आ जाता है। और जो एक पोलर बॉडी बनती है उसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और जो जाइगोट बनता है उसमें जो सारा साइटोप्लाज्म होता है वो एग से ही मिलता है। अब मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन केवल स्पर्म के अंदर केवल एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जबकि ओवम के अंदर 3 मेम्ब्रेन होती हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि सबसे अंदर वाली वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद जोना पेलिसिडा और सबसे बाहर वाली कोरोना रेडिएटा। तो इस तरीके से ओवम के अंदर 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है जबकि स्पर्म के अंदर केवल एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है। और स्पर्म हमारा मेल गैमेट होता है और ओवम हमारा फीमेल गैमेट होता है। और स्पर्म का प्रोडक्शन
टेस्टिस के अंदर होता है और ओवम का प्रोडक्शन ओवरी के अंदर होता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए स्पर्म में और ओवम में। अब हम कुछ इनमें सिमिलैरिटी की बात कर लें तो दोनों ही क्या हैं, स्पर्म और ओवम गैमेट्स होते हैं। तो दोनों ही कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और दोनों ही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों ही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और दोनों ही गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट है और दूसरा फीमेल गैमेट है और दोनों का ही प्रोडक्शन मियोसिस के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दोनों का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, टाइप्स ऑफ एग एंड डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। तो आशा करती हूँ कि आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।